बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग जो क्लास में आ चुके हैं, आप लोगों को खुशामदीद कहा जाता है आपके आज के लेक्चर में। तो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम अपना लेक्चर शुरू करें। If my sound is clear and if there is no disturbance about my sound, please inform me, do tell me so that I might continue my lecture. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि आवाज क्लियर और स्क्रीन शेयर की है मैंने आपके साथ मॉडर्न ड्रामा से। और अगर स्क्रीन भी आप देख सकते हैं, मेरी आवाज सुन सकते हैं तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं आपका आज का लेक्चर शुरू करूं, क्योंकि टाइम शुरू हो चुका है। Can anybody listen to me? क्या आप में से कोई मुझे सुन सकता है? मैडम अलीजा, अगर आप क्लास में आ चुकी हैं तो जरा काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि ओके, थैंक यू, आपका मैसेज पहुंच गया, यू कैन लिसन टू मी, दैट्स गुड। तो अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और अपना आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि कल हमने मॉडर्न ड्रामा से मुतल्लिक पढ़ा था और उसके बाद लास्ट हम मॉडर्न पीरियड पढ़ने लगे थे कि लेक्चर टाइम खत्म हो गया। आज मैं मॉडर्न पीरियड पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिर्फ एक पैराग्राफ है 8 से 10 लाइंस का, इसे मैं मुख्तसर बयान करूंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ।
उसके बाद हम अपने पहले ड्रामेटिस्ट हेनरिक इब्सन की तरफ आ जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेनरिक इब्सन की हेडिंग आपके सामने है। हम हेनरिक इब्सन साहब को पढ़ना शुरू करेंगे, इसकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इसके ड्रामास किस तरह के थे वो पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा सा इस पे तबसरा भी होगा क्योंकि कल और परसों 2 दिन इसको बड़ी तफसील से मैंने पढ़ा है। इसके ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए, आप लोगों के लिए टाइप किया ये सारा कुछ। तो इसकी जिंदगी के हालात पढ़कर मुझे जो कुछ महसूस हुआ इस शख्स से मुतल्लिक, एज अ ह्यूमन बीइंग ये कैसा था, एज ए ड्रामेटिस्ट ये कैसा था, उन चंद बातों को आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्योंकि जब आप इसका प्ले पढ़ रहे हैं, जब आप इसको तैयार कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट अपने पेपर के लिए, तो ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी इंशाल्लाह। तो आज का काम अपना शुरू करते हैं। मॉडर्न एज से मुतालिक हमने डिस्कशन शुरू की थी और बात इस तरह से शुरू की थी मैंने कि 1870s एंड 1880s के दौर में, 1870-80 के जमाने में, अभी जबकि क्वीन विक्टोरिया का दौर था, वो खातून इक्तदार में थी, लिटरेचर में, अदब में पुरानी रिवायात से उकताहट का इजहार शुरू हो गया था। कुछ राइटर्स ने पुरानी ट्रेडिशंस को छोड़ने का फैसला कर लिया था। 1890s में तो बाकायदा एक वाजे तब्दीली नजर आना शुरू हो गई थी। इस तरह से देखा जाए तो 1890 की दिहाई में मॉडर्निज्म की बुनियाद पड़ चुकी थी, इसका बीज बोया जा चुका था। तो 1870s से ऑनवर्ड्स जिस तरह का ड्रामा लिखा गया उसको मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है। तो भाई मॉडर्न एज क्या थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसकी खूबियां क्या थी, ये हम कल डिस्कस कर रहे थे। इसको जारी रखते हैं। द मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, इट फॉलोड द विक्टोरियन एज। यानी जैसे ही सन 1900 का आगाज होता है तो मॉडर्न पीरियड का आगाज होता है। और इससे पीछे क्या थी विक्टोरियन एज थी, इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव वैल्यूज। ये जो विक्टोरियंस थे ये बड़े कंजर्वेटिव लोग थे, कंजर्वेटिव कदामत पसंद, पुराने ख्यालात वाले, अपनी रिवायत पर डटे रहने वाले लोग थे, लेकिन अंदर से मुनाफिक थे, हिपोक्रेट्स थे। तो जो मॉडर्न एज के लोग थे वो इनकी कंजर्वेटिव के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। उनका कहना था कि आपकी ये जो भी रिवायत पसंदी है ये खोखली है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज दैट इट इज opposed to the general attitude of life and its problems adopted by the Victorians। यानी जिंदगी से मुतल्लिक विक्टोरियंस का जो भी अंदाज था, मॉडर्न एज के लोग इसके खिलाफ जाते थे। The young people during the first decade of the 20th century regarded the Victorian age as hypocritical and the Victorian ideals as mean, superficial and stupid। तो सन 1900 के आगाज में 1901, 2, 4 से ऑनवर्ड्स जो नौजवान थे, जो टीनेजर्स थे, जो यूथ थी, वो अपने ही बुजुर्गों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। उनका मानना था, उनका कहना था कि विक्टोरियन एज के लोगों की ट्रेडिशंस खोखली थी, उनके दावे खोखले थे, दे वर हिपोक्रेट्स, वो मुनाफिक थे, दे वर करप्ट एंड मेनी मोर थिंग्स। What the Victorians had regarded as honorable and beautiful, their children and grandchildren regarded as ugly। तो वो चीज जो कि विक्टोरियंस के जमाने में खूबसूरत और काबिल इज्जत समझी जाती थी, अब वो मॉडर्न एज में बुरी ख्याल की जाती थी। Nothing was considered as certain, everything was questioned। और ये मॉडर्निज्म की एक क्वालिटी है। हकीकत में हम ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि मॉडर्निज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हर चीज पर सवाल उठाते थे। हर वो चीज जिसका ताल्लुक विक्टोरियन एज से था वो उसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाते थे। दिस रेबिलियस मोड आल्सो अफेक्टेड मॉडर्न लिटरेचर एंड इट्स टेक्निक्स। The mental attitude, moral ideas and spiritual values of modern literature were opposed to Victorian literature। ये है जी सबसे बड़ी बात। मेंटल एटीट्यूड बदल गया था, मॉरल आइडियाज, इखलाकियात से मुतल्लिक इनके आइडियाज मुख्तलिफ थे, स्पिरिचुअल वैल्यूज इवन बदल चुकी थी। और अगर आप मॉडर्निज्म को थोड़ा सा तफसील से पढ़ें, तो मुझे याद है पिछले सेमेस्टर में मैंने जिस किसी भी क्लास को लिटरेचर पढ़ाया था वहां मॉडर्निज्म मैंने बड़ी तफसील से पढ़ाया था। जो मॉडर्निज्म के पैरोकार थे सन 1900 के आगाज से ऑनवर्ड्स,
उनका मानना था कि जिस तरह की मोरालिटी विक्टोरियंस ने फॉलो की है वो कोई मोरालिटी नहीं, दैट इज फेक मोरालिटी, वो उसको फेक ख्याल करते थे। इनफैक्ट देवर एथिस्ट, वो तो अपनी सोच में मुल्हिद काफिर थे, मोरालिटी से परे थे। स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्टिस्टिक workmanship and of aesthetic aspirations also underwent radical changes। ये एक दूसरी बहुत बड़ी बात थी जो कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको मुख्तसर बयान कर देता हूं। स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क्समैनशिप एंड एस्थेटिसिज्म। वर्क्समैनशिप यानी काम करने का अंदाज, लिटरेचर प्रोड्यूस करने का अंदाज जो पहले था, जो रोमांटिसिज्म में था, जो विक्टोरियन एज में था, वो बदल गया था। जो स्टैंडर्ड्स उनके थे वो बदल गए थे। वो लोग अगर बड़े बड़े थीम्स को फॉलो करते थे तो ये लोग ऑर्डिनरी थीम्स, कॉमन मैन, स्ट्रीट मैन का जिक्र करते थे अपने लिटरेचर में। एस्थेटिक एस्पिरेशन, एस्थेटिक मतलब होता है हिस्से जमाल, खूबसूरती को सराहने की एक हिस्स। तो मॉडर्न एज का एस्थेटिसिज्म शॉकिंग था। पुराने जमाने में अगर लोग ब्यूटी ऑफ नेचर को पसंद करते थे, रंगों की, फूलों की बातें करते थे, तो मॉडर्निज्म के लोगों ने, जो कि किसी हद तक साइको पेशेंट्स थे, मैं कुछ लोगों की बात करता हूं जो कि लिटरेचर से और आर्ट से ताल्लुक रखते थे, वो किसी हद तक जरा से साइको पेशेंट थे। उन्होंने एस्थेटिसिज्म में वो चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जो कि शॉकिंग थी। जैसा कि तस्वीर साजी में एक ट्रेंड चल निकला था 1900 के आगाज में कि जिसमें मुख्तलिफ थीम्स को मिलाकर एक तस्वीर बनाई जाती थी। मसलन एक ही तस्वीर में इंसान का वजूद, किसी जानवर का वजूद, कोई बेजान चीज, कोई पत्थर, सब चीजों को मिलाकर एक अजब सी तस्वीर बना दी जाती थी जिसका कोई सर पैर नहीं होता था। और आर्ट गैलरी में, आर्ट गैलरीज जहां पर आला किस्म की पेंटिंग्स और तस्वीरें रखी होती थी, उस आर्ट गैलरी में यूरिनेटर रख देना, वॉश बेसन रख देना, इस तरह की चीजें रखकर प्रैक्टिकली ये बताया गया, ये दिखाया गया कि विक्टोरियंस जिस चीज को एस्थेटिसिज्म कहते हैं, वो जिस हिस्से जमाल की बात करते हैं, वो झूठ है, वो गलत है। उनके अंदर ऐसी ही गंदगी है जैसे कि ये यूरिनेटर है, जैसे कि ये वॉश बेसन है। ये चंद एक चीजें हैं जो कि मैंने बड़ी तफसील से पढ़ाई हैं उन लोगों को जिन्होंने मॉडर्निज्म स्टडी किया था। एनीवे, मॉडर्निज्म आपका टॉपिक नहीं है, लिहाजा इसकी तफसील में नहीं जाते। इस पैराग्राफ में मैंने सिर्फ ये बताया है कि मॉडर्न एज विक्टोरियन एज की आखिरी दहाई में शुरू हुई और मॉडर्न एज को फॉलो करने वाले लोगों ने हर उस चीज को रिजेक्ट किया, हर उस स्टैंडर्ड को रिजेक्ट किया जो कि विक्टोरियंस के नजदीक बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा था। और भाई हमने ये क्यों पढ़ा है? हमने इसलिए पढ़ा है कि जो ड्रामेटिस्ट हम अब पढ़ने लगे हैं, हेनरिक इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने भी अपने ड्रामास में यही बात की है कि वो ट्रेडिशंस, वो वैल्यूज जिन्हें विक्टोरियंस बड़ा पसंद करते थे, जिन्हें मुकद्दम रखते थे, वो वैल्यूज खोखली थी, झूठी थी, और ये कि मॉडर्न एज के लोग इसको रिजेक्ट करने वाले थे। हेनरिक इब्सन का आज का ड्रामा जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है डॉल्स हाउस। ये हेनरिक इब्सन आपके सामने है, लेकिन मैं अपनी इस आखिरी बात की वजाहत करना चाहता हूं कि हेनरिक इब्सन का आज का ड्रामा जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉल्स हाउस। जी, ये डॉल्स हाउस जो कि आज हम पढ़ेंगे, इस डॉल्स हाउस में यही बात की गई है मुख्तसर कि इसकी हीरोइन, डॉल्स हाउस एक खातून के गिर्द घूमने वाला ड्रामा है। एक औरत जो कि शादीशुदा जिंदगी बसर कर रही थी, पुरसकून जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक तूफान बरपा हुआ और उसके बाद उसने महसूस किया, उस औरत ने, कि उसे अपने पांव पर खड़ा होना है, उसे अपने खामिद का गुलाम बनकर नहीं रहना। हमने पढ़ा कि विक्टोरियन एज में खवातीन पर खास तौर पर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियां थी। दे वर कंसिडर्ड एंजल्स ऑफ द हाउस, उन्हें घर के फरिश्ते ख्याल किया जाता था कि बस उन्हें घरदारी संभालना है। और डॉल्स हाउस में भी एक ऐसी ही खातून की कहानी है जो कि एक घरेलू खातून थी, शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसने अपनी घरदारी को खैरबाद कहा, सब कुछ छोड़ दिया और आजादी की तरफ कदम
قدم اٹھایا, قدم بڑھایا. اب وہ آزادی کیا تھی, کس طرح کی تھی, وہ ہم ڈیفینیٹلی آج پڑھیں گے. تو ہینرک ابسن کو میں انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں, کیونکہ جب تک آپ کو ڈرامٹسٹ کا نہیں پتا کہ ہینرک ابسن کون تھا, کس زمانے کا شخص تھا, اس کے پیرنٹس کیا تھے, اس کی ایجوکیشن کیا تھی, ہم یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ ہینرک ابسن اپنے ڈراماز میں کیا فلسفہ بیان کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر ایک رائٹر اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے, اپنے گھر کے اندر کے ماحول سے, محرومیوں سے, مایوسیوں سے, یا خوشی سے, پروسپیرٹی سے متاثر ہو کر لکھتا ہے. تو ہینرک ابسن واز بورن آن March 20, 1828 in the small Norwegian timber port, Norway. یہ شخص ناروے میں پیدا ہوا 1828 میں, ایک قصبے میں, سمندر کے کنارے ایک قصبے میں پیدا ہوا. اور ابتدا میں کیا ہے کہ اس کا والد ایک امیر شخص تھا. یہ میں پہلے پیراگراف کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, جس کو میں ابھی فی الحال ریڈ آؤٹ نہیں کر رہا, پڑھ نہیں رہا. جب یہ شخص ہینرک ابسن بچہ تھا, چھوٹا بچہ تھا, تو اس کا والد بڑا امیر تھا, یعنی اس نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی. اس کا والد تجارت کیا کرتا تھا, کئی طرح کی چیزیں فروخت کرتا تھا, بیچتا تھا, خریدتا تھا. لیکن پھر 1836 میں اس شخص کے کاروبار پر زوال آ گیا. انہیں اپنا بڑا اور خوبصورت گھر چھوڑ کر شہر سے باہر قصبے میں ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہائش اختیار کرنا پڑی. اور ہینرک ابسن کی باقی کی زندگی ساری اسی غربت میں, احساس محرومی میں گزرتی ہے. اور اس چیز کو اس نے اپنی کہانیوں میں بیان کیا ہے. ایک دو اور باتیں ہیں اس سے متعلق جو کہ ہم اگلے پیراگراف میں پڑھ رہے ہیں. His father was a respected general merchant in the community until 1836. When Ibsen was only 7 years old, his father suffered from bankruptcy. تو زندگی کے پہلے 7 سال اس نے بسر کیے بڑی عیش و عشرت سے. اس کے بعد اس کے والد کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا. تو فیملی left their comfortable house and shifted to a humble lodging a few miles out of town. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے پڑھ لیا. At the age of 15, Henrik had to leave the school and move to Grimstad. یہ قصبے کا نام ہے جی. There he supported himself meagerly as an apprentice while studying nights for admission to the university, and during this period he used his few leisure moments to write a play. گرمسٹڈ میں اس کا سٹے بڑا اہم ہے. کیا ہوا کہ جب اس کی عمر 15 سال ہوئی تو یہ شخص یعنی یہ لڑکا اپنے گھر سے روانہ ہوا, ایک قریبی شہر گرمسٹڈ چلا گیا. وہاں اس نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ, اپوتھریس جو کہ اس زمانے میں ڈاکٹر کو کہا جاتا تھا, فزیشین, اس کے ساتھ اس نے کام کرنا شروع کیا اس کے ہیلپر کے طور پر. اور اس دوران میں وہ راتوں کو بیٹھ کر پڑھتا بھی تھا, پڑھائی کرتا تھا, کیونکہ اس کو یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنا تھا, پڑھنے کا شوق تھا. اور کچھ وقت نکال کر یہ ڈرامہ بھی لکھا کرتا تھا. مطلب ڈرامہ لکھنا اس کو بچپن سے شوق تھا, یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹی تھی اس کے ساتھ. اب یہ جو 2-3 باتیں ہیں یہ اس کی زندگی میں کچھ بڑی اہم ہو گئی. اس کی اہمیت کیا تھی؟ گرمسٹڈ کے دوران کے سٹے کے دوران ایک اس کا شوق ہوا کہ وہ ڈاکٹر بنے, کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا, اس کے ہیلپر کے طور پر کام کر رہا تھا, لیکن ڈاکٹر نہ بن سکا. دوسری چیز, یہ چونکہ ڈراماز لکھا کرتا تھا اور اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی خاطر یہ ملازمت کی تھی, یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن مل گیا. پڑھائی کے دوران, یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران اسے ایک تھیٹر میں, ایک کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی. اس طرح سے یہ شخص ایک پروفیشنل ڈرامٹسٹ بن گیا. اس کو پروفیشنل ڈرامٹسٹ بننے کی طرف ایک آفر پیش ہوئی تھی. کب؟ جب یہ گرمسٹڈ میں رہائش رکھتا تھا. یہ 2 بڑے اہم واقعات تھے اس کی زندگی کے, جو کہ آگے چل کے اس کی زندگی کو بالکل بدلنے والے تھے. ایک برائی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جب یہ گرمسٹڈ میں تھا تو he was suffering from loneliness. یہ تنہائی کا شکار تھا, اور اس نے ایک لڑکی سے دوستی بنا لی جو کہ عمر میں اس سے 10 سال بڑی تھی. چونکہ یہ تنہا تھا وہاں پر, اور ایک شخص جو کہ تنہا ہوتا ہے اسے ڈیفینیٹلی
एक कंपनी चाहिए, घर में माँ बाप है, बहन भाई हैं, इंसान कभी बात करता है, हंसता है, लड़ता झगड़ता है, जिंदगी गुजरती रहती है। लेकिन जब एक इंसान बिल्कुल तन्हा रह रहा है तो ही इज मेंटली डिस्टर्ब, वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक लड़की के साथ इसने दोस्ताना ताल्लुकात बनाए जो कि इससे उम्र में 10 साल बड़ी थी, और ये दोस्ताना ताल्लुकात उसको बाद में बड़े महंगे पड़ गए क्योंकि शी गॉट प्रेग्नेंट, they had sex with each other, she got pregnant, she went to court, वो अदालत में चले गई कि देखो जी इसने मेरे साथ क्या कर दिया, and he was fined, इसको जुर्माना किया अदालत ने, और ये लंबे अरसे तक उस खातून को जुर्माना पे करता रहा। ये इसकी जिंदगी का एक स्टिग्मा था, एक कलंक का टीका था इसके माथे पर। अभी इतना ही नहीं, अभी एक और चीज इसके किरदार से मुतल्लिक आगे आएगी जो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट, स्टिग्मा ऑफ इलिजिटिमेसी। ठीक है, ये वही चीज है जो कि मैंने आपसे डिस्कस करना थी, इत्तेफाक से इसमें लिखी भी हुई है। स्टिग्मा ऑफ इलिजिटिमेसी क्या है ये मैं आपको मुख्तसर बयान कर देता हूं, मैं इसको पढ़ नहीं रहा, इस पैराग्राफ को पढ़ नहीं रहा, आगे चलेंगे। इसकी जिंदगी का एक स्टिग्मा ये था कि ख्याल किया जाता था, इट इज सपोज्ड, कंफर्म नहीं है, हकीकत नहीं है, कि हेनरिक इब्सन की वालदा के नाजायज ताल्लुकात थे किसी शख्स के साथ शादी से पहले। वो शख्स बाद में पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, एक सियासतदान, कामयाब सियासतदान बन गया। तो बिकॉज ऑफ दोज इलिजिटिमेट रिलेशंस हेनरिक इब्सन वाज बोर्न। ये ख्याल किया जाता था कि उस नाजायज ताल्लुकात की बिना पर हेनरिक इब्सन की पैदाइश हुई। फिर इस खातून ने इस गुनाह को, जुर्म को छुपाने के लिए एक शख्स से शादी कर ली जो कि हेनरिक इब्सन का बाप कहलाया क्योंकि उसकी वालदा का खामिद था। ये जो वहम था, शक था, ये हेनरिक इब्सन के जहन में सारी जिंदगी बैठा रहा, वो इससे निजात ना पा सका, और इस चीज को वो अपने ड्रामास में जिक्र करता है। इसका एक ड्रामा द वाइल्ड डक, जो कि मैंने बड़ी तफसील से तैयार किया था, लेकिन पता चला कि आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने खुद भी पढ़ा था, जब मैं स्टूडेंट था तो वो मेरे सिलेबस में शामिल था, मैंने उसको पढ़ा, उसके नोट्स तैयार किए थे, और कल परसों भी मैंने उसके नोट्स, बड़े तफसीली नोट्स तैयार किए हैं, लेकिन पता चला कि आउटलाइन में वो ड्रामा शामिल नहीं है, अदरवाइज मैं वो आपको पढ़ाता। उस ड्रामा द वाइल्ड डक में भी एक नाजायज बच्चे का कैरेक्टर मौजूद है जो कि हेनरिक इब्सन के अपने कैरेक्टर की रिफ्लेक्शन है। लेकिन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ये हेनरिक इब्सन का सिर्फ वहम था, सच नहीं था, क्योंकि हेनरिक इब्सन की फिजिक, उसकी शक्ल सूरत, उसका हेयर स्टाइल उसके बाप से बड़ा मिलता जुलता था। उसके वजूद में, उसकी सूरत में, उसके वजूद में, उसके बालों में, स्टाइल में उसके बाप का अक्स नजर आता था, लिहाजा वो अपने बाप की जायज औलाद था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी, इसकी जिंदगी से मुतल्लिक एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि while studying at Christiana University he was offered a job at National Theatre which Ibsen accepted. His duty at the theatre was to direct plays, design costumes, keep accounts, instruct players, and above all to write a play every year. Thus Ibsen left university and settled at बर्जिन। बर्जिन एक शहर का नाम है जी, नॉर्वे में एक शहर का नाम है। ओके, इसकी एम्प्लॉयमेंट से मुतल्लिक क्या है कि जब ये शख्स यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था तो एक इदारा नेशनल थिएटर के नाम से कायम किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, एक मिनट। जी स्टूडेंट्स, एक मिनट का टाइम दीजिएगा, ऑफिस से फोन है। जी मैडम, आप ये बताएं कि इसको तो आप पेपर अटेंड कर रही हैं, अटेम्प्ट कर रही हैं? हेलो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप चुप करके वो मजमून लिख दो जो आपको आता है, ठीक है?
मेरी बात सुनना, ये सिर्फ आपको मालूम है, आप लिख दो, मैं नंबर दे दूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं लेक्चर में हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, वेलकम बैक। ऑफिस से फोन था तो, हाँ तो इसकी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी यूनिवर्सिटी में। इसके स्टे के दौरान की बात है कि एक शख्स ने एक इदारा कायम किया जिसका नाम था नेशनल थिएटर, जो कि ड्रामा की डेवलपमेंट के लिए था। हुकूमत से फंड्स मांगे गए, लेकिन हुकूमत ने इस इदारे को फंड्स देने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों में इब्सन में शामिल था। जब पता चला थिएटर के बनाने वाले को कि जनाब फलां शख्स है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इब्सन उसका नाम है, और वो हमारे हक में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, और वो ड्रामेटिस्ट भी है, उसने एक दो ड्रामाज भी लिखे हुए हैं, तो हेनरिक इब्सन को कॉल की गई, उसको थिएटर में मुलाजमत दी गई। मैं जब पढ़ रहा था तो वहां लिखा था कि अगरचा पे ऑफर बहुत थोड़ी थी, पैसे बहुत थोड़े थे, काम बहुत से थे, जैसे कि हमने इस थर्ड लाइन में पढ़ा है। क्या था कि उसके काम क्या थे? टू डायरेक्ट प्लेस, डिजाइन कॉस्ट्यूम्स, प्लेस, उसको डायरेक्शन भी देना थी, एक्टर्स के लिबास भी उसने डिजाइन करने थे, कीप अकाउंट्स, पैसों का भी हिसाब करना था, और सबसे बढ़कर साल में एक ड्रामा भी थिएटर के लिए लिखना था। काम तो मुश्किल था, लेकिन चूंकि इस बंदे को शौक था ड्रामा का, तो उसने अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम अधूरी छोड़ के जिंदगी इस थिएटर के नाम कर दी, बर्जिन शहर में। और यूं ये एक ड्रामेटिस्ट बना। लेकिन क्या है कि इसके जो इब्तदाई ड्रामास थे वो फ्लॉप हुए, वो नाकाम हुए, उनको ज्यादा पसंद ना किया गया। In the beginning, as a professional dramatist, Ibsen tried to write about the glorious past of Norway, but he realized that Norway had no glorious past as to the, so he focused Middle Ages or the Viking period around 1000 AD. ये विकिंग पीरियड या 1000 AD क्या है? इसको डार्क एजेस या मिडल एजेस का नाम दिया जाता है। इब्तदा में इस शख्स ने सोचा कि वो अपने मुल्क के ग्लोरियस पास्ट से मुतलिक लिखेगा, लेकिन उसको पता चला कि जनाब माजी में मुल्क नॉर्वे ने तो अभी फिलहाल कोई ग्लोरी हासिल ही नहीं की। उसका माजी तो तारीख है, कोई आलीशान बादशाह नहीं गुजरा, कोई बड़ी बड़ी फतुहात नहीं हुई। अब क्या करे? उसने मिडिल एजेस से कुछ पॉइंट्स लेकर कहानियां लिखना शुरू की, लेकिन वो ज्यादा कामयाब ना हुई। But these plays did not attract audience. The main reason of their failure was that the characters of those plays were complex and critics did not like it. Ibsen insisted that no character could be wholly good or bad. अच्छा, इब्सन की फेलियर की एक वजह क्या थी कि इसके कैरेक्टर्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते थे। एक कैरेक्टर में अच्छाई भी है, बुराई भी है। क्रिटिक्स कहते थे कि भाई ये क्या मामला है, आप अपने हीरो में भी बुराई निकाल रहे हो, हीरो तो बुरा हो ही नहीं सकता। जैसे कि पुराने जमाने के ड्रामास में हुआ करता था कि हीरो इज हीरो। लेकिन इसका कहना था कि हेनरी गिब्सन का कहना था कि मैं जो कैरेक्टर्स जनरेट करता हूं वो मुआशरे में से जिंदा इंसान है, वो मेरे और आपके जैसे चलते फिरते इंसान है, और कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर बंदे में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। इस चीज को रिजेक्ट किया जाता रहा। उसके बाद इसकी मैरिज का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मुख्तसर, इसको मैं तफसील में नहीं पढ़ूंगा। जब ये शख्स during his stay at Bergen, he made acquaintance with the daughter of a clergyman. Her name was Susanna. He married her in 1857. In 1859, their only son Sigurd was born. अच्छा जी, जब ये शख्स बर्जिन में था और वो नेशनल थिएटर के लिए काम कर रहा था, वहां इसका सामना हुआ एक क्लर्जीमैन, एक चर्च के पादरी से, और उसकी बेटी थी सुजैना। लिखा गया है कि सुजैना कोई बड़ी खूबसूरत लड़की नहीं थी, बस वाजबी सी शक्ल सूरत की थी, बल्कि कहीं तो लिखा गया है कि शी लुक लाइक अ मैन, मर्दाना से नकूश थे उसके। हाँ अलबत्ता सुनहरी लंबे बाल थे उसके, जो कि उसके टखनों तक पहुंचते थे। टखनों का जिक्र किया गया है, यानी कि पांव की एड़ियों को छूते थे, इतने लंबे बाल थे।
ان دونوں کے درمیان کچھ دوستانہ تعلقات بن گئے. اس نے 1857 میں اس خاتون سے شادی کر لی, لیکن اس کی شادی بڑی کامیاب رہی. وہ خاتون اس کے لیے بڑی سود مند ثابت ہوئی, جس میں لاسٹ سینٹینس پڑھوں, the marriage proved successful and the wife proved a pillar of strength for Ibsen throughout her life. یہ ساری زندگی یہ خاتون, جب تک ان کی شادی شدہ زندگی چلی, یہ خاتون اپنے خامد کو سپورٹ کرتی رہی, اس کے ساتھ کھڑی رہی اچھے برے وقت میں, اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. اگرچہ ہینرک ابسن نے, بڑی مزاحیہ سی بات ہے کہ اپنی شادی شدہ زندگی کے دوران ایک مرتبہ اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, اور وہ بھی کب, جب یہ 61 سال کا بابا تھا, تب اس کو ایک ٹین ایجر سے, ایک 18 سال کی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا. 61 سال کی عمر میں جا کر, جب ساری جوانی گزار چکا, بچے جوان ہو گئے اور شادی شدہ زندگی بسر ہو گئی, تب کہیں جا کے اس کو کسی 18 سال کی لڑکی سے عشق ہو گیا, اور وہ اٹلی کی رہنے والی تھی. اور سب کچھ سیٹل ہو گیا, طے ہو گیا, دونوں بھاگ کر شادی کے لیے بھی تیار تھے. پھر پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آیا, اس نے کہا نہیں یار, میری بیوی نے کبھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, تو اب میں بوڑھے والے اس کے ساتھ کیا دھوکہ کروں. پھر اس نے انکار کر دیا, اس کو بھگانے سے کہ نہیں جی میں آپ کو بھگا کے شادی نہیں کروں گا. ہاں البتہ تعلقات اس کے ساتھ قائم رکھے, خط اس کو لکھتا رہتا تھا. اور تبصرہ کرنے والا لکھا ہے, جب میں رات اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو تبصرہ کرنے والا لکھتا ہے, یہ اس کے افیئر سے متعلق بات کر رہا ہوں, کہ ہینرک ابسن نے اپنی ساری زندگی میں کبھی رومانس نہیں کیا تھا, اور اس کا خیال تھا کہ رومانس واز ناٹ مینٹ فار ابسن, کہ رومانس میرے لیے بنا ہی نہیں ہے. لیکن 61 سال کی عمر میں جا کر جب ایک 18 سال کی لڑکی سے اس کو شادی ہو گئی, تو اس کو پتا چلا کہ رومانٹک فیلنگز کیا ہوتی ہیں, رومانس ہوتا کیا ہے, اس کو پہلی بار پتا چلا. پھر وہ لکھتا ہے, اعتراف کرتا ہے کہ ہاں اب مجھے پتا چلا ہے کہ love does affect the life of a man, کہ واقعی محبت زندگی کو متاثر کر جاتی ہے, ایک بار ضرور کر جاتی ہے. یہ اپنے متعلق یہ شخص کہتا ہے. anyway, تو اس نے اپنی اور اپنی بیگم کی عزت رکھ لی اور خود کو اس سکینڈل سے بچا لیا. لیکن چونکہ یہ ڈرامیٹسٹ تھا, ایک سیلیبریٹی تھا, اور اس کے ڈراماز ناروے سے باہر پورے یورپ میں پرفارم کیے جاتے تھے. یورپ کے تمام تر ملکوں نے ہینرک ابسن کے ڈراماز کو ویلکم کیا تھا. تو اس کے حلقہ احباب میں, دوستوں میں, خواتین کی ایک لمبی قطار تھی. اچھا جی, سیلف امپوزڈ ایگزائل ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. ایگزائل کیا ہوتا ہے؟ جلا وطن کر دیا جانا, ملک چھوڑ دینا. اور یہ جو ایگزائل تھی, اس شخص نے اپنا ملک چھوڑ دیا. اراؤنڈ اباؤٹ 17 سے 18 سال تک یہ ناروے سے باہر رہا, مختلف ملکوں میں گھومتا پھرتا رہا, اور کسی نے اس کو ملک سے نہیں نکالا تھا, یہ اپنی مرضی سے ملک سے ناراض ہو کے چلا گیا تھا. اب وہ سیلف امپوزڈ ایگزائل کیا تھی, اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. His country had humiliated him and the theater in Norway, theater دو بار لکھا گیا ہے, in Norway did not recognize his merits. اچھا جی, اس کا خیال تھا, ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. Ibsen thought that his country had humiliated him and the theater in Norway did not recognize his merits. چونکہ اس کی ابتدائی زندگی کے ڈراماز ریجیکٹ ہوئے تھے, انہیں زیادہ پذیرائی نہیں ملی تھی, تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا ملک اس کی قدر نہیں کر رہا تھا, اس کے ملک کا تھیٹر ڈراما تھیٹر اس کی قدر نہیں کر رہا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہینرک ابسن میں کیسی کیسی کوالٹیز چھپی ہوئی ہیں. یہ بات جب اس کے ذہن میں آئی تو اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا. اور حیرانگی کی بات کیا ہے, بلکہ مزے کی بات کیا ہے, کہ اسی دور میں اس کا ایک ڈرامہ بڑا ہٹ ہو گیا تھا. آگے چل کر کہیں اس کا ذکر آئے گا تو میں دوبارہ سے بیان کروں گا. ہاں, دا برانڈ اس کا نام تھا, دا برانڈ. اس ڈرامہ کے ہٹ ہونے کی بنا پر اس کو پینشن دی گئی تھی. اس دور کے ناروے کے قانون کے مطابق, چونکہ یہ ایک اچھا ڈراماٹسٹ بن گیا تھا, اس نے کوئی
अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी तो इसको पेंशन मिल गई थी। उस पेंशन की बुनियाद पर इसने अपना ही मुल्क छोड़ दिया और चला गया। क्या है कि जी मेरा मुल्क मेरी कदर नहीं करता, थिएटर मेरी कदर नहीं करता। भाई कदर नहीं करता तो पेंशन तुझे कैसे मिल गई? एनीवे, अच्छा जी, ही therefore made up his mind to leave Norway. इसने फैसला किया कि वो नॉर्वे छोड़ देगा। In April 1864 he left Norway for Italy. वो नॉर्वे छोड़कर इटली चला गया and was to spend the next 27 years in self-imposed exile. 17-18 साल नहीं जी, 27 साल ये शख्स नॉर्वे से बाहर रहा। कुछ अर्सा इटली में, फिर ड्रिस्डन में, फिर म्यूनिख जर्मनी के एक शहर है उधर चला गया। बिफोर रिटर्निंग to spend the last 15 years of his life in Norway. और फिर 27 साल के बाद ये शख्स अपने वतन वापस आता है और वहां इसने अपनी जिंदगी के आखिरी 15 साल बसर किए। ये इसकी सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल थी और इसके जो बेहतरीन ड्रामास थे वो इस एग्जाइल के दौरान लिखे गए थे। जब ये इटली या ड्रिस्टन में था या फिर म्यूनिख में था तो वहां बैठा ये ड्रामास लिख रहा था और इसके ड्रामास सारी यूरोपीय दुनिया में पढ़े जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे, पसंद किए जाते थे। अच्छा जी, सोशलिस्टिक प्लेस, इसके प्लेस का एक पोर्शन सोशलिस्टिक है। ये जो ड्रामास लिखा करता था, और बड़ी मजे की बात, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर इस पर तबसरा करते हैं। These plays are generally described as socialistic plays. These plays deal with social problems which were generally discussed by people in the debating societies and on the street corners. कुछ सोशल प्रॉब्लम्स जो कि लोग आम तौर पर डिस्कस करते हैं, कहां पर? डिबेटिंग सोसाइटीज में। भाई डिबेटिंग सोसाइटीज क्या है? कहीं 2-4-10 अफराद का एक मजमा बैठा हुआ है, कोई फंक्शन है, कोई गैदरिंग है, तो लोग अपने मुआशरे के हालात को डिस्कस करते हैं, करप्शन को डिस्कस करते हैं और बहुत सी बुराइयां होती हैं जिसे डिस्कस किया जाता है। स्ट्रीट कॉर्नर पे जो दो बंदे खड़े हैं, यार आजकल वक्त बड़ा बुरा चल रहा है, इस तरह से बात शुरू होती है। तो इन प्रॉब्लम्स को हेनरिक इब्सन ने अपने ड्रामास में शामिल किया तो क्रिटिक्स ने इसको सोशलिस्टिक प्लेस का नाम दिया। हालांकि हेनरिक इब्सन खुद कहता है, मैं इसको पढ़ रहा था कि हेनरिक इब्सन अपने प्लेस से मुतल्लिक कहता है कि भाई मेरे प्लेस को सोशलिस्टिक प्लेस मत कहो, मैंने कभी सोसाइटी से मुतल्लिक ड्रामा नहीं लिखा, सोच कर नहीं लिखा कि मैं मुआशरे से मुतल्लिक लिख रहा हूँ। मेरे ड्रामास तो एक फर्द के, एक शख्स के इनर कॉन्फ्लिक्ट से मुतल्लिक होते हैं कि एक बंदा क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या है। मैं तो अफराद को टारगेट करता हूँ, मुआशरा मेरा टारगेट नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स ने इसके प्लेस को सोशलिस्टिक प्लेस कहा। ओके, people came out on of the theater after witnessing a performance of a play by Ibsen with their minds occupied with serious issues. तो जब लोग इस बंदे का ड्रामा देखकर निकलते थे तो उनके जहनों में सीरियस इश्यूज चल रहे होते थे कि जो कुछ मैं ड्रामा में देखकर आ रहा हूँ ये तो मेरे अपने घर की कहानी है, ये तो मेरे मुआशरे में रूनुमा होने वाला मामला है। तो ये थी जी सोशलिस्टिक प्लेस। अब जो आज हमने ड्रामा पढ़ना है उसमें भी हम एक सोशलिस्टिक एस्पेक्ट मिलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे और आपको याद भी दिलाएंगे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था सोशलिस्टिक प्लेस का। द फर्स्ट फोर ऑफ दीज प्लेस वर, इसके 4 ड्रामास के नाम लिख रखे हैं जो कि सोशलिस्टिक प्लेस की लिस्ट में आते हैं। पहला है द पिलर ऑफ सोसाइटी, 1877 में लिखा गया। दूसरा द डॉल्स हाउस, 1879 में लिखा गया। डॉल्स हाउस जो कि डेफिनेटली आज के दिन से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं या अगले लेक्चर से, वो सोशलिस्टिक प्ले था। कोशिश एंड एन एनिमी ऑफ द पीपल, ये सारे इसके सोशलिस्टिक प्लेस थे। फेम की बात कर लेते हैं। ये जो ड्रामास थे, द डॉल्स हाउस, घोशिस एंड एनिमी ऑफ द प्ले, जिसको सोशलिस्टिक प्लेस भी कहा गया है, इन ड्रामास की बिना पर इस शख्स को बड़ी शोहरत हासिल हुई सारी दुनिया में। फेम की तफसील में हम नहीं जाते, डेफिनेटली राइटर्स को किसी ना किसी दौर में फेम तो मिलना होती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से। डेथ का जिक्र कर लेते हैं। डेथ इसकी बेचारे की बड़ी बेबसी की हालत में हुई। अपनी जिंदगी के आखिरी 5-7 साल ये पैरालिसिस की बिना पर, अपाहज होने की बिना पर बड़ा मुफलिस बेबस हो गया था। लिखना चाहता था लेकिन अब वो लिख नहीं सकता था। आफ्टर कंप्लीटिंग व्हेन वी डेड अवेकन, इसके एक ड्रामा का नाम है। कहा गया जी जब ये ड्रामा इसने कंप्लीट किया, व्हेन वी डेड अवेकन, इब्सन हैड द फर्स्ट ऑफ सेवरल पैरालिटिक स्ट्रोक्स were to incapacitate him.
इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूं ताकि फिक्रा आसान हो जाए आपके लिए। स्ट्रोक्स विच इनकेपेसिटेटेड हिम, कहा गया कि जैसे ये ड्रामा खत्म हुआ उसको फॉलिज का अटैक हुआ और सेवरल कई एक हमले हुए थे, एक बार नहीं बार बार इसको फॉलिज के हमले का सामना करना पड़ा। एंड ही स्पेंट द लास्ट 5 years ऑफ हिज लाइफ वर्चुअली पैरालाइज्ड एंड अनएबल टू राइट, ये पूरी तरह से अपाहज हो गया था, यानी हाथ पैर नहीं हिला सकता था और लिख नहीं सकता था। ही डाइड इन 1906 एट द एज ऑफ 78, 78 साल की उम्र में जाकर इसकी वफात होती है। अब जनाब लास्ट में इसका एक ट्रिब्यूट है। जब मैंने इसको पढ़ा, जब मैंने आपके लेक्चर तैयार किया, तो 3 बुक्स मेरे सामने थी हेनरी गिब्सन की, मेरी अपनी लाइब्रेरी से, नेट से मैंने मवाद इकट्ठा किया। तो सारा कुछ पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आया वो मैंने अपने अल्फाज में लिखा है। ये इसके एक ट्रिब्यूट है, खिराज तहसीन है। इसको अगर मैं आज के लेक्चर में पूरा ना कर सकूं क्योंकि लास्ट 14 सेकंड्स रह गए, तो इसको खुद से जरूर पढ़िएगा, एक बड़ी अहम चीज है। Henrik Ibsen was a major Norwegian playwright of the 19th century who introduced the European stage a new order of moral analysis, यानी इसके ड्रामा में moral analysis पाया जाता था जो पहले नहीं था। Ibsen's work examined the realities that lay behind many faces को कहते हैं जी, यानी असल चेहरे के पीछे जो हकीकतें छुपी होती थी हेनरी गिब्सन ने अपने ड्रामास में पेश की, और ये पहला बंदा था ऐसा करने वाला। He utilized a critical eye and free inquiry into the conditions of life and issues of